उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। जब ठान लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी पर आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान। और आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने वाले हैं, दरअसल उन्होंने ऊंचे आसमान के ही ख्वाब देखे। ज़रा सोचिए, जिसकी हर सुबह कंचनजंगा के सनराइज़ को देखकर होती हो, उसके सपने कितने बड़े होंगे। दार्जिलिंग की यांगचिन, जिन्होंने सपना देखा कि वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगी, नाम तो कमाएंगी और पूरी दुनिया को ये बताएंगी कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो ख्वाब बड़े देखती है। आइए आज आपको उन्हीं से ही मिलाते हैं, क्योंकि आज उन्हें हम प्यार से बुलाते हैं मोमो मामी। स्वागत कीजिए संसद टीवी पर अपना आसमां कार्यक्रम में अदिति भूटिया मदान का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक आसमान बनाया है। ये जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो जो नन्ही सी यांगचिन दार्जिलिंग से सनराइज़ देखा करती थी, एक ख्वाब के साथ हर रोज़ अपने दिन की शुरुआत किया करती थी। क्या वो ख्वाब थे? कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? मैम, मेरा जन्म जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ, और कंचनजंगा की वादियों को रोज़ सुबह शाम देखना और उसको अलग अलग रूप में देखना, कभी सामने, कभी दूर, पास में आते थे, कभी दूर जाता था जैसे। और उसके साथ साथ जो पाइन ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो क्रिप्टोमेरिया जापोनिका बोलते हैं पाइन ट्रीज़, उनको देखना, वहाँ की वादियों के साथ ऐसे बड़े हुए। तब कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी आगे का सफ़र जो है वो दिल्ली में आके शुरुआत होगी। कभी सोचा नहीं था कि कभी हम प्लेन्स में मतलब जाएंगे और वहाँ पे कुछ काम करेंगे। ज़िंदगी की परिस्थितियाँ ऐसे रही कि आपको वहाँ से पहाड़ों से निकल के आपको दिल्ली में आना पड़ा, और उसके बाद में यहाँ पे जो जर्नी मेरी शुरू हुई वो एक कंपनी में शुरू हुई, और उसके साथ में मैंने वहाँ पे बहुत सारे काम करे। एडमिन में थी मैं, और प्लस एक कैंटीन डिपार्टमेंट मेरे अंदर होता था। उसमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। इंडस्ट्रियल कैंटीन में पहाड़ों में से आके आप बहुत सारे एक मेनू को प्लान करना, फिर आप डिशेस के बारे में जानना, समझना, और आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील ग्रेड के बारे में पता करना जो फूड ग्रेड होते हैं, प्लस मेनू प्लानिंग करना, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। बहुत बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। उसके साथ साथ मेरी जर्नी जो है आगे फिर जयपुर में रही शादी के बाद। वहाँ से मैंने मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट किया, और मास्टर शेफ़ के बाद मेरी पूरी एक जो लाइफ का पड़ाव जो है, मेजर चेंज वहाँ से शुरुआत हुई, राजस्थान से। बिल्कुल। लेकिन क्या नन्ही सी यांगचिन का ये सपना था कि उसे शेफ़ बनना है? क्या बचपन से आपको खाना खाने, खाना बनाने, या फिर जिसे हम कहते हैं कि सोल नरिशिंग फूड, उस लाइन में आपका इंटरेस्ट था? कभी सोचा था आपने कि यही आपकी जर्नी का आगे का पड़ाव होगा? नहीं मैम, कभी नहीं सोचा था। और वाकई में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा ज़िंदगी आगे खाने के साथ ही जुड़ी रहेगी। जो छोटे में बचपन में ख्वाब होते थे, मेरे दादाजी पुलिस ऑफिसर थे, और हमेशा यही होता था कि मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनूं या आईएएस ऑफिसर। मेरे चाचा बोलते थे कि तुम्हें आईएफएस ऑफिसर बनना चाहिए, एम्बेसडर बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए।
बट मैम ज़िंदगी के पड़ाव ऐसे आते हैं कि आप जो सोचते हैं वो होते नहीं हैं। और ज़िंदगी के कायनात ने मतलब कहानी कुछ और लिखी थी, जो कि अभी मैं पलट के देखती हूँ तो बहुत खुशी भी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि जो जर्नी तय करी गई, संसार ने जो प्लान किया वो बहुत ही सुंदर रहा। और इसके साथ में जो खाने का जो था मैम, खाना मैं बनाती थी बिल्कुल बेसिक कम बनाती थी तब तो, क्योंकि दादी की लाडली थी। दादा दादी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था उन्होंने, जबकि मैं 1 महीने की थी तब से। तो उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर करके रखा था। बट मैं बहुत चाची को बहुत हेल्प करती थी। मेरी चाची जो है बहुत अलग अलग टाइप के व्यंजन बनाती थी, बड़े मन से बनाती थी। जैसे हर चीज़ सिलबट्टे में पीस के फिर मसालों को तैयार करना, फिर बनाना। उनसे ट्रेडिशनल तरीका था खाना बनाने का, उसे आपने हमेशा से सीखा और फॉलो किया। लेकिन मैम आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बड़ी शुरुआत से देखें तो आपने कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा जहाँ पर आपने अपना हाथ नहीं आजमाया, चाहे वो जिम ट्रेनिंग हो जहाँ से आपने शुरुआत की, या फिर पढ़ाना हो। मतलब बतौर शिक्षिका भी आप रही, आपने जिम ट्रेनिंग भी करवाई। उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप दिल्ली आई और यहाँ आकर भी आपने कई काम किए। आपने एक बहुत बड़े प्राइवेट कंपनी में आपने कैंटीन चलाई, वहाँ से कहीं ना कहीं एक फूड कनेक्शन आया। लेकिन उसके बाद आपने क्योंकि जापानीज़ भी सीखी तो आपने एक जापानीज़ फर्म में भी काम किया। वो नौकरी और वहाँ से एक सपना कि नौकरी तो मैं करती आई हूँ, अब मुझे लोगों को काम देना है, वो कैसे शुरू हुआ वो? जब मैंने वहाँ पे दार्जिलिंग में थी तब मुझे एक ऑप्शन आया था, अपॉर्चुनिटी आई थी। मेरे डैडी ने बोले, उनके फ्रेंड ने पहली बार एक जिम खोल रहे थे दार्जिलिंग में और जिम का कुछ नहीं पता था। और वहाँ पे कोई एक टीटो दे करके सर आते थे कोलकाता से, वो मॉर्निंग में मुझे सिखाते। तब मैं 16 साल की थी। तो एक ब्रेक होता है हाई स्कूल के बाद में, बीच में एग्ज़ाम्स का। तब अभी के तरीके से आपका जो सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने का, उस टाइप का सुविधाएं नहीं होती थी वहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम के बाद 3 महीने ब्रेक तो 3 महीने छुट्टी, 2 महीने छुट्टी, है ना। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। मैंने बोला सीख लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में मुझे सिखाते थे, फिर शाम को मैं वहाँ पे फीमेल जो डॉक्टर सर्जन्स होते थे उनको मैं सिखाती थी। वो 1 महीना 1.5 महीना किया, 1100 रुपये तनख्वाह थी। फिर उसके बाद में एक स्कूल थे, मेरे टीचर ही हैं जो स्कूल के टीचर थे, उनकी स्कूल थी प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ पे मैं तब उनको भी बच्चों को पढ़ाती थी किंडरगार्टन में। उसके साथ साथ उससे पहले मैं ट्यूशन्स गांव के बच्चों को बहुत पढ़ाती थी, क्योंकि काफ़ी सारी उनकी पेरेंट्स मदर्स जो हैं वो बोलते थे कि यंग जन से ही पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाती थी। बट कभी कभी ये भी होता था कि जैसे मैं उल्टा जैसे फ्री, मतलब मैं उल्टा खर्चा कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, लेकिन और 8-10 बच्चे 12 बच्चे होते थे। बट मुझे हर चीज़ थोड़ा सा ये होता था कि बच्चों को डिटेल में पढ़ाऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, ये रहता था। तो बच्चे बहुत सारे कनेक्टेड थे मेरे साथ। और वहाँ से फिर उसके बाद दिल्ली आई तो वहाँ पे जॉब किया। तो जब हम लोग वहाँ पे शुरुआत में थे तो 250-300 लोग थे। फिर वो कंपनी ऐसे लगा बड़ी कि 5000 एम्प्लॉयज़ हो गए। और वहाँ पे फर्स्ट एक कैंटीन था जिसके मेरे इंचार्ज थी। फिर जब उसका सेकंड कैंटीन बना 5000 लोगों के लिए, जब फिर वो 8000 बनने जा रहा था थर्ड कैंटीन, तो उसमें बहुत एक्सपोजर मिला और एक्सपीरियंस मिला मैम। उसके बाद से फिर आपकी एक जर्नी शुरू हुई जहाँ पर शादी के बाद आपका नाम बदल गया। यांगचीन अब अदिति भूटिया मदान हो गई। अब एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी है। नाम बदल गया, सपने वही हैं, लेकिन उन सपनों को मुकाम पर ले जाने के लिए जो उड़ान आपने भरी, उसमें आपके स्पाउस यानी आपके पति का आपको बहुत साथ मिला और उन्होंने आपको बोला कि तुम इस पूरे आसमान में अपनी उड़ान भर सकती हो। और वहाँ से आपने फिर अपने पंख पसारे। उसके बाद जानना चाहती हूँ क्या हुआ? जी मैम, जब हम लोग मिले थे 2004-05 में, जब वो आए, उसी कंपनी में ज्वाइन किया था उन्होंने जहाँ मैं करती थी। तो वो एक ऐसा किस्सा है, मैं सोचती तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वैसे, क्योंकि ये सारा प्लान था, मुझे लगता है यूनिवर्स का प्लान था। पहला दिन वो कहाँ बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, फिर उनकी यहाँ पे हायरिंग हुई होंडा में, तब मैं पहले से ही वहाँ कर रही थी। तो जब वो वहाँ पे ज्वाइन की तो फर्स्ट डे जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो मेरे जो डिपार्टमेंट हेड है उन्होंने बोला कि यंगचन सान, ये नितेश सान है, और सबको इंट्रोड्यूस किया। तो इनको आपको इंडक्शन देना है, इनको आपको पूरा रेकी कराना है, फैक्ट्री और वेयर हाउस वगैरह ले जाना है, सारा इनको समझाना है। तो जाते जाते टायर पंक्चर हुआ
अब हम लोग शर्माते नहीं है, मतलब जैसे जनरली पहाड़ों में तो सोचते नहीं कि फ़ाइल कोई और उठाएगा, किसी का इंतज़ार करते रहे, खुद ही उठा लेते थे, भाग जाते थे फाइल उठा के काम करने। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे टायर वो चेंज कर रहे थे जो ड्राइवर, तो मैं उसके हेल्प करने लग गई। अब यहाँ बड़ी अचरज की बात होती थी उस टाइम। अब मैं सोचती हूँ तो उस टाइम पे तो बहुत हैरानी की बात कि एक फ़ीमेल टायर बदल रही है या मतलब मेल को हेल्प कर रही है ऐसे। तो मैं हेल्प कर रही थी, वो देख रहे थे मतलब मुझे बड़े गौर से। तो फिर उनको इंट्रोडक्शन कराया, इंडक्शन कराया। वो पहला दिन था जब मैं नितेश से मिली थी। और उसके बाद जब हमारी जर्नी शुरू हुई तो उन्होंने मुझे मास्टर शेफ़ के लिए भी बहुत प्रोत्साहन किया। मैंने शादी से पहले भी अप्लाई किया था, ट्राई किया था, बट समाउ कुछ स्तर पर पहुंचने के बाद फिर नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ ट्राई करिए। जयपुर में जब हम रह रहे थे, मैंने बोला मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बहुत कुछ करके जाओ, इतना मेहनत करके जाओ, फिर कुछ होना नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको बाद में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपने कोशिश नहीं की? जी जी। तो फिर उस दौरान SMS ही होते थे, तब तो टिक टिक वाला फ़ोन होता था। फिर SMS भेज दिया, फिर कॉलिंग आई जयपुर में ऑडिशन के लिए। तो मैं बिल्कुल एक साधारण सा सिंपल सूट था, लाल और हरा रंग का, अच्छे से मुझे ध्यान है, जो मेरी ननंद की मदर इन लॉ ने दी थी, और वो पहना था। और मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल खाना ले जाऊँगी और जो आपका फेवरेट डिश है मैं वही बना के ले जाऊँगी, और वहाँ पे कोई डेकोरेशन का कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं ले जाऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि अगर ये खाना जो बचेगा तो वो भी आपको ही खाना पड़ेगा। तो उनका फेवरेट डिश था ओमू राइस, वो एक जापानीज़ डिश है। तो फिर मैं वो बना के ले गए, हम लोग दोनों गए, और वहाँ पे जो था मैंने बस वो बताया उनको। फिर उन्होंने तब उन्होंने पूछा, मैंने बोला कि मेरा नाम वैसे यांगचेन है, और लेकिन अब ना मेरा नाम अदिति मदान हुआ है शादी के बाद। तो उन्होंने बोला कि हम अदिति मदान यूज़ करेंगे। तो मैंने भी कुछ सोचा नहीं, बोला ठीक है। तो नेशनल टीवी पे अदिति मदान भी आया। मैंने डॉक्यूमेंट सारे चेंज भी करे, बहुत मेहनत मुझे ही करने पड़े क्योंकि गैजेट भी निकालना पड़ता है, नोटिफिकेशन सब कुछ। तो उसके बाद मैम वो जर्नी जो है रुकी नहीं। फिर उसके बाद आप एक और रियलिटी शो में गई जहाँ पर बेसिकली जो स्टार्टअप के लिए आगे आते हैं लोग, उन्हें एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर उन्हें पसंद आ जाए आपका प्रोडक्ट तो आपको दिया जाता है। आपने 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको 75 लाख उनकी तरफ से दिए गए। आपके प्रोडक्ट्स उनको इतने पसंद आए, मतलब आपका स्टार्टअप एक तरीके से चल पड़ा जी, और लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे जी। उसके आगे फिर आपने मुड़ के नहीं देखा जी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम स्टार्टअप की ओर आगे बढ़े, हमने कदम बढ़ाया, हमने एक स्टार्टअप शुरू किया। बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थी। जी। आपसे पहले आपके परिवार में कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर नहीं रहा, आपने कदम बढ़ाया। कितना चैलेंजिंग होता है जब हम एक दूसरे प्रदेश में जाकर एक नया इनिशिएटिव लेते हैं और हम पहले होते हैं। क्या परिवार सपोर्ट करता है? क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हो पाते हैं कि हम ये कर पाएंगे? वो जो जर्नी है, वो जो कदम है और उसके पीछे का जो चैलेंज है, वो समझना चाहूँगी। जी मैम, बहुत लंबा कहानी है ना, बट छोटी छोटी रोज़ की वो जर्नल्स भी लिखनी चाहिए मुझे। और जब मास्टर शेफ़ के बाद हम आए ना, मतलब मैं वापस आई तो मैं गुजरात वगैरह जाती थी वर्कशॉप करने, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये पर्पज़ नहीं है मेरा, खाली मैं वर्कशॉप करूँ, एक कुकिंग के ज़रिए मैं रेसिपी दिखाऊँ या सिखाऊँ, तो इससे मेरा पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो रहा, कुछ तो मिसिंग है। तब जाके 2013-14 में R&D करके ब्लू पाइन फूड्स की हमने स्थापना करी। 2016 में स्थापना हुई, बट 2013-14 में R&D एंड ट्रायल किया था। तो ये जो जर्नी थी ये बहुत ही कठिन थी, क्योंकि मुझे हर किसी को प्रूव करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, और हर किसी को समझाना, प्रूव करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। बट एक ये था कि मेरे अंदर जो मेरा विज़न था ना, उस पर मैं हमेशा अटल रही। जो मेरा विज़न है वो मैं जैसे डिस्कस नहीं करती थी, बट उस पर लगे रहना, चाहे कितनी सारी चैलेंजेस आए, आंधी तूफान आए, उस पर चलते रहना, क्योंकि वो आपको दिख रहा है कि वो 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होने जा रहा है, वो आपको पता है। आपके सपने आपने तभी देख लिया था। जी, कि क्या करने वाले, क्या होगा आगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक छोटा सा इसका किस्सा रिलेटेड। जब मैं बोलती थी कि एग्रो प्रोड्यूस, वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्रो प्रोड्यूस का जो वेस्टेज डीके होता है, और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स।
आप भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियां से लेके आटा, मैदा है ना, अन्न जो अनाज है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और जो आप स्टीम फूड को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कि मोमो को फिट बैठता, राइट। तो ये चीज़ उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आती थी, सब लोग सोचते थे कि एक मोमो को प्रमोट हो रहा है। एक्चुअली मोमो को प्रमोट, इसके साथ बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो ये विजन पैशन किसी को ना समझाना बहुत मुश्किल होता था पहले। और आप जो पूछ रहे चैलेंजेस के बारे में, तो अभी शुक्रगुजार हूँ कि अभी जो माहौल जो है हमारे अमृत काल में या एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें ये बहुत ही सुंदर हो रहा है, क्योंकि हर कोई समझते हैं अब इस चीज़ को। अब वही चीज़ समझाना आसान हो गया है। पहले इस चीज़ को समझाने में भी मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक वाले नहीं समझते, क्योंकि उनके पास वो जैसे विजन ही नहीं है, वो पैशन ही नहीं, तो वो कैसे समझेंगे कि आप क्या बनाने जा रहे हो, क्या होने जा रहा है आगे दुनिया में, ये चीज़ को लेके क्या होगा। कोविड लॉकडाउन आया, बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई, बट मैं बहुत एक तरफ से खुश भी थी कि मतलब एक प्रोडक्ट जो फूड को जो है ना एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और अच्छे से इसकी और इज्जत होगी। तो उसके बाद कोविड के बाद आप देखेंगे तो MSME हो चाहे बैंक हो, उन्होंने सबको उसको तवज्जो दी और समझा। उसके बाद जो जिस चैलेंजेस के साथ दौर गुजरते थे हम एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, लोन लेने में या किसी चीज़ को प्राप्त करने में, तो उसकी आसानी हुई। उस टाइम हमें GCL FITL लोन भी मिला, जिसकी वजह से हमें कोविड के चैलेंजेस के दौरान निकल गए। फिर इसके साथ में फूड में आपका रोज़मर्रा का एक अलग चैलेंज होता है। कभी आपके इंटरनल चैलेंजेस रहते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ के साथ या अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो अपना कंपनी के अंदर, कभी एक्सटर्नल जैसे पॉलिसी, बट जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि बहुत अच्छे के लिए होता है। और ये मेरे साथ वाकई में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत अच्छी घटनाएं हैं, जिस पे मतलब मैं वो कर सकती हूँ कि कितने ही बड़े चैलेंजेस आए, कितने ही बड़े फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, पॉलिसी होता है, इकोसिस्टम का चैलेंज होता है, आपका दिल्ली में कुछ करना और उसके साथ नेविगेट करना एक अलग ही चैलेंज है। बट आपके अंदर खुद के अंदर फेथ है और फिर एक नियत और नियति सही हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, यांगचीन अदिति भूटिया मदान तो बन चुकी थी, अब इसके बाद ये मोमो मामी नाम कहाँ से आता है? जी, मोमो मामी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो शेफ़ विकास खन्ना जी हैं, वो मुझे मोमो मामी करके पुकारते रहते थे, और कभी सोचा नहीं था कि मोमो मामी नाम इतना प्रख्यात होगा। और मोमोज़ जो है, वो मोमो मामी जो नाम है, जब मैं मास्टर शेफ़ में थी तब मैंने उनको कहानी सबको जजेस को बताया था, ऐसे ही जनरली बात करते करते कि मुझे मम्मी जी बोलते हैं कि जैसे वीकेंड में बच्चे आ रहे तो बेटा स्टीमर लेते आना मोमो, तो बच्चे भांजा भांजी होते हैं, वो बताते थे कि मामी मोमो कब बनाओगे। तो ये कहानी ऐसे ही बताया था। तो उसके बाद में मुझे शेफ़ विकास खन्ना जी मोमो मामी पुकारते रहते थे, बहुत सारे लाइव मतलब उसमें। लेकिन तब तक मोमो मामी एक ब्रांड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्टीमेटली ये सब कुछ आपका एक जो पाथ है, जर्नी जो है, वो मोमो पे जाके ही बन रही है। ये मुझे रियलाइजेशन हुआ 2020 लॉकडाउन में, जब मैं NSR से लाइम बैंगलोर में इंक्यूबेशन में प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप का वो कर रही थी कोर्स, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवरीथिंग इज़ सराउंडेड एंड अराउंड मोमो एज अ प्रोडक्ट एंड द हिमालयन फूड। और कितना अच्छा डॉट्स कनेक्ट हुआ। जब मैं वापस उसको मुड़ के देखी तो बहुत खुशी हुई कि हर चीज़ मतलब एक तय की गई थी और लिखा गया था। और इसीलिए मैं फूड जर्नी में आई थी, क्योंकि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रही हूँ। एंटरप्रेन्योर वर्ड तो पहले होते भी नहीं थे शब्द, और ये ज़रूर था कि कुछ ना कुछ करना है, क्या करना है ये पता नहीं था। तो अपना पर्पस और जो पैशन है वो डिस्कवर करती गई हूँ, अभी भी कर ही रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो वो पर्पस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पर्पस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपने जो आपके आउटलेट्स आपने ओपन किए, उसमें आपने बहुत से लोगों को एम्प्लॉय भी किया, बहुत सी महिलाओं को आपने मौका दिया कि वो भी एक कदम आगे बढ़ाएं और वो भी इसमें काम करें, उनको रोज़गार दिया। लेकिन जो प्रोडक्ट्स जैसे थुक्पा या मोमोज़ हैं, ये अभी तक स्ट्रीट फूड की श्रेणी में ही थे। मतलब हमने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई इतने स्टैंडर्डाइज तरीके से पेश करेगा। तो जब आपने शुरुआत की तो लोगों का आपकी तरफ रिस्पॉन्स कैसा था? जी मैम, एक बहुत सारे पर रीज़न थे इसको शुरू करने का। तो एक रीज़न ये भी रहा था कि जो स्टिग्मा है ना प्रोडक्ट के अराउंड, मोमो एज अ प्रोडक्ट अराउंड, कि ये जंक फूड है या फास्ट फूड है।
ठीक है, इस नैरेटिव को सुन के बहुत दुख लगता था, क्योंकि हिमालयन फूड, कोई भी आप हिमालयन बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो हिमालयन फूड में आपका भाप का खाना, स्टीम्ड, बॉइल्ड, ब्लांच्ड फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस तरीके से तैयार किया जाता है, जो कि आपके आत्मा को तृप्त करती है और सोल के, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी है ना। तो ये काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फूड भी होता है, क्योंकि इसमें आपका ऑयल या मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं होती और हेवी कुकिंग नहीं होता। जिस खाने में हमेशा कम से कम समय लगे पकने में, वो सबसे अच्छा होता है सेहत के लिए, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स फूड भी नहीं खाती, ना प्रमोट करती हूँ। तो ये एक रीज़न था मेनली, ये नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करना चाहती थी, टू चेंज द वे इंडिया ईट्स मोमोज। और ब्लू पाइन फूड्स के ज़रिए यही नैरेटिव हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि सेविंग द वर्ल्ड वन मोमो एट अ टाइम, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस है और इसमें हमने इनोवेशन करते आए, तब हम लोग और अच्छा प्रूव कर पाए। इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगी मुझे खुद को, अपने को-फाउंडर्स, मेरे टीम को भी समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्यों ट्रेडमार्क कर रही हूँ, कोई चीज़ क्यों पेटेंट हो सकता है, क्योंकि नोबडी कुड थिंक कि मोमो को लेके भी प्रोडक्ट्स मतलब जो है आपका ट्रेडमार्क हो सकता है और पेटेंट भी हो सकता है। क्योंकि मोमो सोचे तो खाली स्टीमर और एक बंदा डब्बा लेके खड़ा है गली में। आप जब प्रोडक्ट को पेटेंट कराने गई तो हम फॉर्म भर के अमूमन देते हैं, तो हमारा फॉर्म पढ़ा जाता है, प्रोडक्ट देखा जाता है, तो सामने से क्या रिएक्शन आया? जी बिल्कुल, ये इसमें मतलब बहुत हैरानी हुई, आश्चर्यचकित थे। और एक ट्रेडमार्क में तो जो ट्रेडमार्क ऑफिसर थी उनके साथ ना ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू था, क्योंकि उनको चेक करना था कि कौन है। और एक्चुअली यूजुअली लोगों के एजेंट्स या कंसल्टेंट्स अटेंड करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली, तो वो खुद हैरान थे कि आप खुद मतलब फाउंडर एंटरप्रेन्योर हो। तो मैंने बोला मैम मैं ही हूँ और ये रीज़न है मैंने क्यों शुरू किया, उनको पर्पस बताया ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट के अराउंड है, मोमो, बाकी चीज़ें भी है। और पेटेंट को लेके तो बहुत ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल होगा फूड प्रोसेसिंग में। मैम आपने टेक्नोलॉजी की बात की, फूड प्रोसेसिंग की बात की, लेकिन साथ ही आप एक और इनिशिएटिव भी लेकर चली जी, कि आपको नो वेस्टेज का एक मैसेज देना है जी, कि कोई भी खाना किसी भी किचन से कभी वेस्ट ना हो, जी, क्योंकि भूख जी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी। वो जो आप मैसेज लेकर आई और उसके बाद फिर आपने उस प्रोडक्ट में इनोवेशन के साथ जी। उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया, वो जहन में कैसे आया? मैम जब शुरुआत करी थी हमने 2 प्रोडक्ट से शुरू करी थी। हिमालयज़ में ना एक्चुअली पहले पनीर इतना खाते नहीं थे, तो पनीर हमारा नॉर्थ इंडिया का मेन हिस्सा है ना। तो हिमालयज़ में हम लोग खाते थे पनीर दूसरे फॉर्म में, जैसे कि वहाँ पे अलग बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते थे अलग ही तरीके से। वहाँ पे सब्जियों का बनता था, नहीं तो फिर या जैसे बाकी चीज़ों का, है ना। तो इसमें जो यहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया के जो कस्टमर्स थे हमारे मेन, क्योंकि काम तो यही कर रहे थे, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं। तो उनका ध्यान रखते हुए और प्लस ऑथेंटिसिटी को भी वहीं पे बिल्कुल अमल रखते हुए, बहुत ही मुश्किल था, बट एक प्रोडक्ट पे ऐसे लेके आना जो कि हेवी फ्यूजन नहीं हो, जो कि ऑथेंटिसिटी इंटैक्ट है, और प्लस यहाँ के कस्टमर का टेस्ट पैलेट भी हम पूरा कर पा रहे। तो इसके साथ बहुत अच्छा ये हमारे फीडबैक मिलता था। होरेका जो हमारे कस्टमर्स होते थे वो फीडबैक देते थे पैकेजिंग को लेके, प्रोडक्ट को लेके। फिर हमने जब पहला आउटलेट खोला था मालवीय नगर में, वहाँ से हम डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो उनसे फीडबैक मिलता था। फिर वो खुद भी हैरान होते थे कि इनका जो हमारा कॉन्सेप्ट था, किचन वापस पूरा आप देख सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। तो उनको लगता था, जब यांकीज़ नाम था तब तक, हमने मोमामी वापस यूज़ करना शुरू किया शाक्तन के बाद। नाम क्या यांगचीन से जुड़ा है कहीं? जी, वो यांगचीन से यांकीज़ है। तो वहाँ पे जब लोग सोचते थे कि हम लोग कहीं कोरियन ब्रांड है या फिर कोई जापान से आया हुआ है, थाईलैंड से आया हुआ है, ऐसे सोचते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था क्लियर था। क्योंकि हम चाहते थे कि खाली एक पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, ये एक आप खाना जो सर्व कर रहे हैं, फूड नरिशेज ए सोल, एंड फूड के ज़रिए आप किसी के भी मन को जीत सकते हैं, छू सकते हैं, और अच्छा हाइजीनिक, हेल्दी एंड अफोर्डेबल फूड। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के जहन में जब ये शुरू कर रहा था, इससे 10 साल पहले से ही था, जब हम मिले थे तब से, कि ऐसा कुछ हम लोग खोलेंगे या करेंगे जिसमें हेल्दी, हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल फूड हम सर्व कर सकें। और आपने वो किया भी, और आप एक बहुत सुंदर संदेश भी लेकर आई।
बतौर एंटरप्रेन्योर 2018 में आपने इस दुनिया में कदम रखा, अभी तक आप इस पूरी जर्नी को देखते हैं, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ क्या था आपका? सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बहुत सारे, मैं तो एक हर दिन खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट येस हैप्पीएस्ट मोमेंट मैम आई थिंक यही है कि मेरे हस्बैंड जो मुझे मिले हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्र, क्योंकि वहाँ से ये पूरी जर्नी शुरू हुई है। जगत, जो कायनात, जो मतलब जो लाइफ का एक पड़ाव जो चेंज होता है ना, वो वहीं से शुरू हुई है जिस दिन मैं अपने हस्बैंड से मिली हूँ। बेसिकली जो सोल कनेक्ट फूड जिसकी आप बात करते हैं, उसके लिए जिन्होंने आपको पुश किया वो आपके सोलमेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो कदम है ये दुगनी रफ्तार से आगे बढ़े। जी। बहुत छोटे से अमाउंट से आपने शुरुआत की थी जी। आज करोड़ों का टर्नओवर है आपका। जी। लोगों को आप प्रोत्साहित करती हैं, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो घर बैठे ये सोचती हैं कि हाँ हम खाना तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? उन लोगों से आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगी? मैम मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा यही बोलती आई हूँ कि सबसे सिंपल चीज़ों में बहुत अबंडेंस है, और बिल्कुल शर्माइए मत कि कोई भी छोटी चीज़ आप जो कर रहे हैं, जो जिसकी आपको मतलब कला है, जिसकी आपको हुनर है, उस पे आप बिल्कुल मत शर्माइए, उस पे आप काम कीजिए, उसी को आप फोकस करके अपने पैशन और विजन उसके अंदर ढूंढिए, पर्पस भी आपको उसी के अंदर मिलेगा, और फिर बहुत अच्छा लगेगा जब आप मतलब उसको इतना बड़ा कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। तो जब उनके घर में मतलब आप सैलरी देके जब उनके घर चलते, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट कहीं नहीं मिलती जब उनके चेहरों पे खुशी दिखती है। तो यही है कि सिंपल थिंग्स को ही अपनाइए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे मत भागिए। और हमारी जो इंडिया की, जो भारत की गृहिणियाँ हैं, उनके अंदर अपार मतलब शक्तियाँ हैं और काबिलियत है, चाहे खाने को लेके, चाहे कला को लेके, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लेके, चाहे निटिंग हो, क्रोशे हो, जैसे मैक्रमे हो, कुछ भी, जैसे स्वेटर बुनते हो, ये हैंड क्राफ्टेड जो चीज़ है ना मैम, हम लोग भी मोमो में क्यों फोकस करते हैं मैं बताती हूँ। हैंड क्राफ्टेड चीज़ में ना आपको प्यार और सब कुछ मिलता है। आपके जैसे मम्मी है, चाची हैं, आपके लिए स्वेटर बुनती हैं, उसमें हर कण में, जो हर बुनाई में, सिलाई में प्यार भरा होता है, और वो इतनी वार्मथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो जो प्यार है, वो जो वार्मथ है, शायद वहीं से जब उसी मोहब्बत के साथ जब उस आग पर धीरे धीरे धीमी आंच पर खाना पकता है, तो शायद वो सोल को नरिश करता है। वो जायका जीभ से शुरू होता है, पेट तक जाता है, दिल को छू जाता है, और बस ज़ुबान से एक ही बात निकलती है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपने सफ़र को साझा किया, और मुझे लगता है कि बहुत सी महिलाएं जिन्होंने आपको सुना वो ज़रूर आज ये ठान चुकी होंगी कि अब उनमें भी आत्मविश्वास आ गया है कि वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें सपोर्ट किया और आपने हमारी यहाँ पे विज़िट किया आउटलेट पे, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग मी। निश्चित रूप से मैम, आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा हैं, और ये तो सिर्फ एक मंच है जहाँ पर हम और आप जुड़ते हैं। बहुत से ख्वाब होते हैं आँखों में, हम सोचते हैं कि क्या ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे, लेकिन अगर हम खुली आँखों से उन ख्वाबों को देख रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, और हमारे हौसले इतने हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए जीत आपकी होगी। निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को हासिल ज़रूर करेंगे। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.